आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे उसकी खड़ूस बॉस ऑफिस में हर रोज तंग करती है। डरा डरा कर काम करवाना और हर वक्त मजाक उड़ाना उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुकी है। लेकिन अचानक एक मजबूरी के चलते दोनों को नकली शादी करनी पड़ती है, जिसके चलते दोनों को अब एक ही कमरे में रहना पड़ता है। और तभी वो लड़का अपनी स्मार्ट और मजाकिया चाल से अपनी तंग करने वाली बॉस से थोड़ा बदला लेना शुरू करता है और ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है मार्गरेट नाम की एक खूबसूरत स्मार्ट लड़की से, जो एक बुक पब्लिशिंग कंपनी में एडिटर है। इसके बाद हमें कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर एंड्रू को दिखाया जाता है, जो उसी कंपनी में मार्गरेट का असिस्टेंट है और आज बेचारा उठने में थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए वो हड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकलता है और हर रोज की तरह कॉफी शॉप से कॉफी लेकर दौड़ते दौड़ते ऑफिस पहुंचता है। लेकिन अचानक एक एम्प्लॉय से टकराने से कॉफी गिरकर उसकी शर्ट खराब हो जाती है। उधर मार्गरेट अभी तक रास्ते में थी तो एंड्रू जल्दी से अपनी शर्ट एक दूसरे एम्प्लॉय के साथ एक्सचेंज कर लेता है, क्योंकि मार्गरेट कोई भी गड़बड़ी पसंद नहीं करती। ऑफिस में एक अजीब रूल चलता था जिसमें मार्गरेट के अंदर आते ही फर्स्ट पर्सन तुरंत सबको मैसेज भेजता था कि चुड़ैल आ गई है, और फौरन सब लोग डर के मारे काम पे लग जाते थे, क्योंकि मार्गरेट काफी स्ट्रिक्ट थी और उसके सामने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं चलता था, जिसके चलते सब उसके पीठ पीछे उसे खड़ूस बुलाते हैं। केबिन में पहुंचते ही एंड्रू मार्गरेट को कॉफी देता है और आज का टू डू लिस्ट याद दिलाता है ताकि मैडम का विच मोड ऑन न हो जाए। मार्गरेट चाहती थी कि एक आर्टिस्ट उनकी कंपनी के लिए बुक लिखे। वो आर्टिस्ट पहले तो मना कर देता है, लेकिन ऑफिस आते वक्त उसने आर्टिस्ट को कॉल करके मना लिया था। इसके बाद वो अपने कॉफी कप पर एंड्रू का नाम लिखा हुआ देखकर पूछती है कि मेरी कॉफी का क्या हुआ। एंड्रू घबराकर सच बोल देता है कि आपकी कॉफी गिर गई थी। मार्गरेट और सवाल किए बिना थोड़ा कॉफी पीकर देखती है। एंड्रू भी बिल्कुल उसी की तरह बिना शुगर के कॉफी पीता है। असल में बाकी एम्प्लॉइज की तरह एंड्रू भी उससे डरता है, इसलिए उसने मार्गरेट की तरह कॉफी पीने की आदत बना लिया था। इसके बाद वो दोनों एक एम्प्लॉय के केबिन में जाते हैं, जहाँ के एम्प्लॉय को उस बुक लिखने वाले आर्टिस्ट को बात मनवाने का काम दिया गया था। अब क्योंकि ये काम अब मार्गरेट खुद कर चुकी थी, इसलिए वो उसे बातें सुनाने लगती है और बातचीत से पता चलता है कि इस एम्प्लॉय ने आर्टिस्ट को एक कॉल भी नहीं किया था, तो मार्गरेट उसे ठीक से काम न करने के लिए जॉब से निकाल देती है। वो एम्प्लॉय गुस्से में बाहर आता है और सबके सामने मार्गरेट को खूब बातें सुनाता है। वो चिल्लाता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालती हो। मार्गरेट ज्यादा जवाब नहीं देती, बस उसे दफा होने के लिए कह देती है। इसके बाद वो एंड्रू से कहती है कि तुम्हें वीकेंड पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस एम्प्लॉय के सारे काम अब हम दोनों को देखने पड़ेंगे। पर एंड्रू इसी वीकेंड घर जाकर अपनी फैमिली के साथ अपनी ग्रैंड मदर का 90वां जन्मदिन मनाने वाला था, पर अब सब कुछ कैंसिल करना पड़ेगा। इसके बाद मार्गरेट को उसके बॉस बुलाकर कहते हैं कि इमिग्रेशन ऑफिसर का फोन आया था और वो तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। दरअसल मार्गरेट कनाडा से बिलोंग करती है और यहाँ अमेरिका में जॉब करती है। अब वो काम में इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका वीजा कब का एक्सपायर्ड हो चुका है और अब इसी वजह से उसे डिपोर्टेशन का चार्ज लग सकता है। अब वो टेंशन में आ जाती है कि वो क्या करेगी। अगर वीजा हेराफेरी में वो डिपोर्टेड हो जाती है तो इस जॉब से हाथ धो बैठेगी। तभी एंड्रू भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही मार्गरेट के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो अचानक अपने बॉस से कहती है कि मैं और एंड्रू शादी कर रहे हैं। इतने दिनों से साथ काम करते करते हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है। ये सुनकर एंड्रू भी चौंक जाता है, लेकिन बॉस के सामने कुछ बोल भी नहीं पाता और मजबूरी में हाँ से हाँ मिला लेता है। मगर मार्गरेट का बॉस उसकी चाल समझ चुका था। वो सिर्फ इतना कहता है कि इन सब चीजों को लीगल कर देना। मतलब मार्गरेट सोच रही थी कि वो अगर इसी कंट्री के किसी पर्सन से शादी कर लेगी तो उसकी वीजा वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन इस चक्कर में बेचारा एंड्रू बलि का बकरा बनने वाला था। अब ऑफिस में ये खबर फैल जाती है और सबको एंड्रू पर तरस आने लगता है, क्योंकि सब जानते थे कि मार्गरेट उसके लिए एक चुड़ैल जैसी है जो उस बेचारे के सारे खून पी जाएगी। अब एंड्रू उससे पूछता है कि तुम ये सब कर क्या रही हो। मार्गरेट जवाब देती है कि तुम्हारा सपना एक राइटर बनने का है। अगर मुझसे तुम्हारी शादी होती है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और तुम्हारी बुक जो तुमने लिखी है वो भी पब्लिश करने में हेल्प करूंगी। पर तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद जल्द ही डिवोर्स ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद दोनों इमिग्रेशन ऑफिस पहुँचते हैं और वहाँ ऑफिसर गिलबर्ट को बताते हैं कि वो शादी करने वाले हैं। लेकिन जिस एम्प्लॉय को मार्गरेट ने जॉब से निकाला था वो पहले ही गिलबर्ट को कॉल करके सब बता चुका था। गिलबर्ट समझ जाता है कि ये झूठी शादी है, इसलिए वो दोनों को चेतावनी देता है। मार्गरेट सफाई देती है कि हम दोनों साथ काम करते थे, इसलिए अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में प्यार हो गया।
गिलबर्ट फिर भी कहता है कि एक बार सोच कर देख लो, क्योंकि वीकेंड खत्म होते ही तुम्हारा इंटरव्यू होगा। अगर कोई गड़बड़ी पता चली तो एंड्रू को जेल होगी और मार्गरेट को कनाडा भेज दिया जाएगा। डर के मारे एंड्रू थोड़ी देर चुप रहकर कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मार्गरेट के पेरेंट्स नहीं हैं, तो वीकेंड पर हम अलास्का जा रहे हैं जहां मेरे पेरेंट्स रहते हैं और वहां पर हम अपनी शादी की बात भी कर लेंगे। इसके बाद बाहर निकलते ही मार्गरेट एंड्रू को इंटरव्यू की सारी इंस्ट्रक्शंस समझाने लगती है, लेकिन एंड्रू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी करियर को खतरे में डाल रहा हूँ। वादा करो कि वापस आने के बाद तुम मेरा प्रमोशन करोगी। मार्गरेट को मजबूरन उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। तभी एंड्रू मौका देखकर डरते हुए कहता है कि मैडम, आपने तो शादी के लिए ऐसे पूछा जैसे वाईफाई का पासवर्ड पूछ रही हो। ठीक से घुटनों पर बैठकर प्रपोज करो ना। मार्गरेट थोड़ा शॉक होती है, पर उसे ऐसा ही करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट से दोनों अलास्का के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचते ही एयरपोर्ट पर एंड्रू के माँ और ग्रैंड माँ उनका स्वागत करने आती हैं। दोनों उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं, पर मार्गरेट की एज एंड्रू से ज्यादा थी, जो उनके लिए थोड़ी चौंकाने वाली बात थी, लेकिन वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसके बाद जब वो घर की ओर निकलते हैं तो मार्गरेट टाउन देखते हुए नोटिस करती है कि हर जगह पैक्सटन लिखा हुआ है। एंड्रू का पूरा नाम एंड्रू पैक्सटन था और इसका मतलब ये पूरा टाउन एंड्रू की फैमिली का है। एंड्रू असल में बहुत रिच फैमिली से था, पर ये बात मार्गरेट को बिल्कुल पता नहीं था। इसके बाद वो लोग बोट में बैठकर एक आइलैंड की तरफ निकलते हैं, क्योंकि उनका शाही बंगला वहीं पर था, जो बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। पर मार्गरेट पानी से बहुत डरती थी, इसीलिए उसे लाइफ जैकेट पहनकर ही बैठना पड़ता है। फिर जब वो घर पहुंचते हैं तो मार्गरेट पूछती है, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम इतने रिच हो? एंड्रू कहता है, मेरी फैमिली अमीर है, पर मैं अपनी पर्सनैलिटी खुद बनाना चाहता हूँ। अब उनके आने पर घर में बड़ी पार्टी रखी गई थी, जहाँ मार्गरेट पहली बार एंड्रू के डैड से मिलती है। लेकिन एंड्रू के डैड को मार्गरेट का प्रोफेशन ज्यादा पसंद नहीं आता। ऊपर से एंड्रू का सब कुछ छोड़कर अपना पैशन फॉलो करना और घर छोड़कर जाना, ये बात तो उनके दिल में आज तक चुभ रही थी। इसी वजह से बाप बेटे के बीच हमेशा नाराजगी रहती थी। फिर एंड्रू जब उनसे बात करने जाता है तो वो कहते हैं, तुम सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए अपने बॉस को क्यों डेट कर रहे हो? एंड्रू झट से बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। फिर हॉल में आकर एंड्रू सबको बता देता है कि वो और मार्गरेट जल्द ही शादी करने वाले हैं। एंड्रू की माँ और ग्रैंड माँ बहुत खुश होती हैं। एंड्रू की एक्स गर्लफ्रेंड भी आकर उनसे मिलती है और सब लोग जमा हो जाते हैं। वो दोनों से पूछते हैं, तुम दोनों आखिर मिले कहाँ थे और किसने प्रपोज किया था? अब दोनों के पास तो बताने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी माहौल संभालते हुए दोनों एक झूठी स्टोरी सुना देते हैं। स्टोरी सुनकर सब लोग किस करो कहकर चीयर करने लगते हैं। दोनों के लिए ये काफी अजीब था, पर नाटक जारी रखने के लिए उन्हें सच में किस करना पड़ता है। लेकिन उस पल जो अचानक सी फीलिंग दोनों महसूस करते हैं, वो दोनों के लिए बिल्कुल नई और थोड़ी अजीब भी थी। इसके बाद एंड्रू की माँ उन्हें उनका कमरा दिखाती है और ग्रैंड माँ शरारती हंसी के साथ एक पुराना खानदानी कंबल पकड़ाते हुए बोली, इस कंबल का नाम है बेबी मेकर। इसे जिसने भी ओढ़ा है ना, अगले ही साल हमारे घर में एक नया मेंबर आ गया, तो संभल कर ओढ़ना बेटा। कंबल अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करता है। ये सुनते ही एंड्रू डरकर कंबल दूर फेंक देता है और उनके जाने के बाद अब बेचारे एंड्रू को अपने ही कमरे में नीचे सोना पड़ता है। मार्गरेट भी कंबल वाली बात को लेकर थोड़ी डरी हुई थी। अगली सुबह मार्गरेट को उस आर्टिस्ट का कॉल आता है, पर नेटवर्क सही से नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बाहर चली जाती है। उसे देखकर एंड्रू का छोटा सा डॉग भी उसके पीछे पीछे निकल आता है। तभी ऊपर से एक ईगल आता है और सीधा डॉग को उठा लेता है। मार्गरेट अपना फोन ईगल पर फेंकती है, जिससे ईगल डॉग को छोड़ देता है, लेकिन ईगल फिर आकर उसका फोन उड़ा ले जाता है। वो फोन लेने के लिए ईगल के पीछे दौड़ने लगती है, जिसे देखकर घर से एंड्रू की माँ और ग्रैंड माँ हंसने लगती हैं। इसके बाद एंड्रू उसे देखकर बाहर आता है तो मार्गरेट कहती है, ईगल मेरा फोन ले गया। अब क्योंकि एंड्रू की फैमिली दोनों को देख रही थी, तो एंड्रू अचानक उसे गले से लगा लेता है और मौका मिलते ही ऑफिस में अपने ऊपर हुए जुल्म का छोटा सा हिसाब चुकता करने के लिए हल्की सी शरारत कर देता है। मार्गरेट कहती है, मौका पाकर ज्यादा मजे मत लो, वरना रात में तुम्हारी हीरोपंती को एरोप्लेन मोड पर डाल दूंगी। इसके बाद एंड्रू की अपने डैड से बात होती है। वो फिर वही बात दोहराते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एंड्रू के लिए बनाया था और एंड्रू उसे संभालना नहीं चाहता। एंड्रू कहता है, मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, और बात फिर से वही नाराजगी में बदल जाती है। उधर एंड्रू की ग्रैंड माँ मार्गरेट को शहर के एक स्ट्रीट क्लब में ले जाती है, जहाँ एक आदमी स्टेज पर डांस करते हुए उन्हें एंटरटेन करने लगता है। मार्गरेट को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है और वो बाहर चली आती है। तभी पीछे से एंड्रू की एक्स गर्लफ्रेंड आती है और कहती है, तुम बहुत लकी हो कि एंड्रू तुमसे प्यार करता है। मार्गरेट पूछती है, तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? वो कहती है, हम हाई स्कूल के टाइम से डेट कर रहे थे,
लेकिन फिर एंड्रू न्यूयॉर्क जाकर अपना पैशन फॉलो करना चाहता था और साथ में मुझे भी ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया और 3 साल के गैप में ऐसे ही हम दोनों अलग हो गए। फिर घर लौटने के बाद एंड्रू को गुस्से में देखकर उसकी माँ तुरंत उसके डैड के पास जाकर कहती है, तुम्हारी वजह से एंड्रू 3 साल बाद घर लौटा है। अगर इस बार तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो मैं भी हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी। मार्गरेट ये सब चुपके से सुनकर अपने कमरे में चली जाती है और शावर लेने लगती है, पर अचानक ध्यान आता है कि उसके पास तो टॉवल नहीं है। उधर एंड्रू हेडफोन लगाकर कमरे में आता है और शावर लेने के लिए तैयार होने लगता है। मार्गरेट कोई कमरे में नहीं होगा समझकर टॉवल लेने बाहर निकलती है, लेकिन डॉग उसका रास्ता रोकने लगता है। पर जैसे तैसे वो बाहर आती है, लेकिन तभी हड़बड़ी में वो फिसलकर सीधे एंड्रू पर जा गिरती है। दोनों बिल्कुल बिना तैयारी के थे। ये माहौल दोनों के लिए इतना अजीब और शर्मनाक था कि मार्गरेट कहती है, पहले अपने डॉग की देखभाल कर लो, उसी ने मुझे धक्का दिया था, वरना मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे नहीं गिरती। इसके बाद रात के वक्त दोनों में बातें होने लगती हैं। तभी मार्गरेट एक गाना गुनगुनाती है और इसके बारे में एंड्रू से पूछती है। एंड्रू कहता है, मुझे ये गाना पता नहीं। तो मार्गरेट मुस्कुराकर कहती है कि ये एक बहुत फेमस बैंड का गाना है और वो पूरा गाना गा देती है। एंड्रू हंसकर कहता है, मुझे ये गाना पता था, मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। धीरे धीरे मार्गरेट अपने दिल की बातें बताने लगती है। वो कहती है कि जब वो 16 साल की थी तभी उसके मॉम डैड गुजर गए थे, जिसके बाद वो हमेशा अकेली रही। बाद में वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी रहने लगी कि खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल सकी और ना ही आज तक किसी के साथ रिलेशन बनाई। एंड्रू ये सुनकर उसके लिए बहुत बुरा फील करता है। अगली सुबह एंड्रू की माँ उनके लिए ब्रेकफास्ट ले आकर दरवाजा नॉक करती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी एक ही बेड में साथ होने का नाटक करने लगते हैं। माँ उन्हें ब्रेकफास्ट देने आती है तो उसके पीछे एंड्रू के डैड भी आते हैं और कहते हैं, अगर तुम दोनों शादी करने ही वाले हो तो इसी वीकेंड पर कर लो, ग्रैंड माँ को भी अच्छा लगेगा। पहले तो दोनों मना करते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड माँ आकर कहती हैं, अगर मैं चल बसी तो तुम्हारी शादी नहीं देख पाऊंगी। और इस बात पर दोनों मना नहीं कर पाते और राजी हो जाते हैं। सबके चले जाने के बाद एंड्रू परेशान होने लगता है कि सबको सच का पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। इस पर मार्गरेट उसे संभालती है कि कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों में हम डिवोर्स ले लेंगे, फिर तुम आराम से उन्हें सब बता देना। इसी दौरान दोनों में थोड़ी नजदीकी बढ़ जाती है, पर जैसे ही मार्गरेट को एहसास होता है कि वो इमोशंस में बह रही है तो फौरन वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है। इसके बाद वो अकेले साइकिल लेकर टहलने निकलती है और रास्ते में खुद से बड़बड़ाती है कि ज्यादा इमोशनल मत बनो, ये सिर्फ एक डील है और कुछ नहीं। असल में वो न चाहते हुए भी धीरे धीरे इस परिवार को दिल से अपनाने लगी थी। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एंड्रू और मार्गरेट शॉपिंग करने निकलते हैं। वहाँ एक कैफे पर मार्गरेट अपना ईमेल चेक कर रही होती है, तभी उसकी नजर एंड्रू पर पड़ती है, जो बाहर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मुस्कुराते हुए बात कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो उससे पूछती है कि अपनी एक्स के बारे में तुम क्या सोचते हो। मार्गरेट असल में ये जानना चाहती थी कि क्या वो उसे अभी भी पसंद करता है, लेकिन एंड्रू कहता है कि अब वो उसे पसंद नहीं करता। इसके बाद एंड्रू की माँ और ग्रैंड माँ उन्हें रास्ते में मिल जाती है और वो मार्गरेट को उनकी एक खास शॉप में ले जाती हैं। वहाँ ग्रैंड माँ एक खूबसूरत और खानदानी वेडिंग ड्रेस निकालती हैं और कहती हैं, मैंने भी अपनी शादी में यही पहना था और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी में भी तुम यही ड्रेस पहनो। फिर वो एक नेकलेस देकर बताती हैं कि ये उनकी ग्रैंड माँ की शादी से लेकर अब तक चला आ रहा है और वो अपनी डॉटर इन लॉ को वो सारी खुशी देना चाहती हैं जो उन्हें इस परिवार से मिला है। ये सुनकर मार्गरेट इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे इतना प्यार पहले कभी किसी से नहीं मिला था। ग्रैंड माँ मुस्कुराकर कहती हैं, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। इन सब बातों से मार्गरेट थोड़ा परेशान होकर एंड्रू के साथ बोट में बैठती है और खुद बोट चलाकर तेजी से जाने लगती है। वो चिल्लाकर कहती है, मैं सच में भूल गई थी कि फैमिली का मतलब क्या होता है। जो भी मैं कर रही हूँ गलत है, अगर सबको पता लगा तो सबका दिल टूट जाएगा। लेकिन वो बोट बहुत तेज चला रही थी, इसलिए एंड्रू कुछ होने से पहले बोट उसके हाथ से ले लेता है